वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता पर और एकाधिकार दोनों पर ही हम लोगों ने वीडियो बना लिए हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे चैनल से। ठीक है, तभी ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ना तो ओरिजिनल में, रियलिटी में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलता है और ना ही एकाधिकार देखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति होती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जो कि हम लोगों को रियलिटी में देखने को मिलती है और जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अर्थ ये एक ऐसी बाजार की स्थिति होती है जिसमें प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों का मिश्रण पाया जाता है, और इसी को चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहकर पुकारा है। ये प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार की स्थिति होती है जिसमें वस्तु विशेष के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, किंतु प्रत्येक विक्रेता दूसरे विक्रेता की वस्तु से अपनी वस्तु को अलग दिखाने की कोशिश करता है और अलग अलग चीजों में इन्वेंट करके वो अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, अधिक संख्या में फर्मों की उपस्थिति। जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के कुछ न कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की स्थिति है। तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही बहुत सारे फर्म मौजूद होते हैं। फर्मों में बस इतना सा अंतर होता है कि इसमें फर्म खुद से अपने मूल्य निर्धारण करते हैं, जबकि हम लोगों ने पहले जैसे देखा था पूर्ण प्रतियोगिता में, तो वहां पर फर्म जो होते हैं वो मूल्य स्वीकार करने का काम करते हैं, जबकि एकाधिकारात्मक में जो फर्में होती हैं वो खुद से उस चीज का मूल्य निर्धारण करती हैं। उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है वो इसमें उत्पादन भिन्नता या वस्तु विभेद। उत्पादन भिन्नता या वस्तु विभेद उसे कहते हैं जब हम लोग किसी एक ही तरह की वस्तु में अलग अलग चीजें, उसकी कुछ स्पेशलिटी दिखा करके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या उसी चीज के साथ कुछ डिस्काउंट लगा दिया गया, उस चीज के साथ रिपेयरिंग के लिए कुछ छूट दी गई, आदि आदि। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का वस्तु विभेद, यानी दूसरों के सामान से अपने सामान को अच्छा दिखाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो वस्तु विभेद में आता है। विज्ञापन, प्रचार, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अब आ जाता है तीसरा, जो है कि फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता का एक गुण है, जो कि इस प्रतियोगिता बाजार में भी पाया जाता है। फिर उसके बाद चौथा जो है वो इसमें होता है कि फर्म जो होती है वो मूल्य निर्धारक होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसमें फर्में मूल्य स्वीकार नहीं करती हैं बल्कि मूल्य का निर्धारण करती है, क्योंकि ये एकाधिकार बाजार की विशेषता होती है कि फर्म ही उद्योग होती है। उद्योगें फर्म को मूल्य डिसाइड करके नहीं देंगी, फर्म अपने हिसाब से अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण करेंगी। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें किसी भी क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, यानी उनको नहीं पता होता है कि वास्तव में वह जिस वस्तु को खरीद रहे हैं वो कैसी होती है। वो सिर्फ विज्ञापन और प्रचार के बहकावे में आकर के किसी भी वस्तु के प्रति अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं और फिर उसके हिसाब से वो उस वस्तु विशेष के ग्राहक बन जाते हैं। तो ये होता है अपूर्ण ज्ञान, जो कि इस बाजार में काफी पाया जाता है। इसके अलावा छठवां है गैर मूल्य प्रतियोगिता। गैर मूल्य प्रतियोगिता कहने का मतलब ये है कि इसमें विभिन्न फर्में जो होती है वो अपना अपना वस्तु का मूल्य डिसाइड करती है और वो किसी अन्य फर्म से कंपटीशन करने के लिए अपने वस्तु के मूल्य को कम ना करके दूसरे उपायों को अपनाती हैं, जैसे कि वो अपनी वस्तु के साथ में फ्री गिफ्ट दे देते हैं, या वस्तु को कवर करके घर तक पहुंचाने की डिलीवरी देते हैं, या उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, या ऑफर्स दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो सकें। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत आय का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फर्म की मांग रेखा या औसत आय रेखा पूर्ण प्रतियोगिता के समान
ना तो आधार रेखा के समानांतर होती है, यानी कि ना तो इन लाइनों की तरह फ्लैट होती है और ना ही एकाधिकार की तरह इस तरफ ऐसे टेढ़ी गिरती हुई होती है, बल्कि ये थोड़ी उठी हुई होती है और थोड़ी सी लेटी हुई होती है। ठीक है, यानी कि बीच में पाया जाता है इनका कॉम्बिनेशन। आगे हम लोग आपको डायग्राम से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ना तो वो बिल्कुल सीधा सपाट होता है, ना बहुत ज्यादा गिरा होता है, उन दोनों के बीच की स्थिति होती है। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है, कि इन दोनों की बीच की स्थिति ना तो पूरा फ्लैट बना हुआ है, ना ही बहुत ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, ये बीच में पाया जाएगा। यही हम लोग आपको कह रहे थे शुरू में। और फिर आप देखते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता में लागत वक्र। एकाधिकार प्रतियोगिता में लागत वक्रों को जो खींचना है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये एक यू आकार की रेखा होती है जो कि अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है और उनके हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। फर्में एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन करती है, यद्यपि वे एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और प्रयोग में लाती हैं, किंतु उनके लिए एक समान मूल्य उनको देना पड़ता है। ठीक है, और उसका अपने हिसाब से फिर वो मूल्य चुकाती हैं। इसमें कुछ चीजें हैं। पहला कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है, यानी कि वस्तुएं जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग होनी जरूरी होती हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि फर्मों की आंतरिक बचतों में भिन्नता होती है, यानी कि फर्म के प्रॉफिट लॉस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी फर्म को पिछले साल में इतना ज्यादा लाभ हुआ हो कि वर्तमान में उसे अगर थोड़ी बहुत हानि के साथ भी अपना उद्योग चलाना पड़े तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से हो सकता है कि किसी फर्म को पिछले साल में इतना ज्यादा घाटा हुआ हो कि वो इस साल उस चीज का उत्पादन करके उसमें लाभ कमाकर पिछले साल के घाटे को पूर्ण करना चाहता हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि फर्मों की आंतरिक बचतों में भिन्नता होती है, अतः लागतों में भिन्नता आने के कारण बाजार में वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इसका जो लागत वक्र होता है वो यू आकार के तरह हो जाता है। इसके आगे अब हम लोग देख रहे हैं अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का साम्य, यानी कि अल्पकाल में किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कैसे क्या होता है इसके अंतर्गत, क्या अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, अल्पकाल में एक फर्म अपने संयंत्रों के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्पकाल है तो वो सिर्फ बाहरी चीजों में कुछ चीजों में ही परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो उसको अपनी वस्तु की पूर्ति जो होती है वो ग्राहकों की मांग के अनुसार समायोजित करने का छूट रहता है। अतः अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म को अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि तीनों की स्थितियां देख। तो हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं अधिसामान्य लाभ। अल्पकाल में फर्मों को अधिसामान्य लाभ की भी प्राप्ति होती है, जबकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत AR उसकी औसत लागत AC से अधिक होगी, तो फिर वहाँ पर किसी भी फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा अल्पकाल में। ठीक है, तो इसमें निम्न बिंदु हैं जो कि हम लोगों को चित्र पर अप्लाई करना है, जो आप लोग अगर पहले वीडियो देखा है पहला इसका एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता, तो अच्छे से समझ रहे हैं आप कि चित्र कैसे बनाना है और उसको कैसे डील करना है। ठीक है, OX अक्ष पर उत्पादन, OY पर आय लागत और मूल्य को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर AR और MR दो रेखाएं हैं जो कि औसत लागत, औसत आय और सीमांत आय को बताती हैं। साथ ही AC और MC हैं जो कि औसत लागत और औसत सीमांत लागत को बता रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जब MR रेखा को MC रेखा नीचे से काटती हुई ऊपर जाती है तो जिस बिंदु पर ये दोनों कटते हैं उसे कहते हैं E बिंदु। E बिंदु साम्य का बिंदु होता है। तो इस प्रकार E बिंदु पर हम लोगों का उत्पादन OM जितना निर्धारित होता है। ठीक है, फिर अब इसी लकीर को हम कटान बिंदु से आगे की ओर बढ़ाते हैं तो फिर हमारी जो औसत लागत यहाँ पर है वो T पता चलती है। फिर जब इस बिंदु को थोड़ा और आगे लगाया जाता है तो इस औसत लागत से प्राप्त होने वाली
जो हमारी आय है वो AR बिंदु पर P निश्चित होती है। अर्थात हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि जितना वो पैसा लगाकर हमने यहाँ पर वस्तु का उत्पादन किया है, हमें मार्केट में उससे ज़्यादा उस चीज़ का मूल्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें जो है लाभ हो रहा है। इस P और T बिंदु का जो ये फासला है उतनी दूरी का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसे हम अधिसामान्य लाभ कहेंगे। तो RSPG ये जो क्षेत्रफल हुआ इतना, ये हम लोगों का अधिसामान्य हो लाभ का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र को आराम से डील कर सकते हैं, खुद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में वही है कि ये जो लाभ है ये उत्पादन में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना पैसा आप लगा रहे हो कम से कम उतना मिलना ज़रूरी होता है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि औसत लागत जो है वो AR के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जो भी आपने पैसे लगाए वो आपको जो लाभ मिलेगा उसके बराबर होंगे। तो इसका भी रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, फिर से OX अक्ष पर उत्पादन, OY पर लाभ, लागत और मूल्य को दिया गया है। ठीक है, AR MR रेखाएं हैं। MR को AC जो है वो नीचे से काटती हुई ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, E बिंदु, कहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग ज़रूर लिखेंगे E बिंदु, यानी कि साम्य का बिंदु निर्धारित हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी बिंदु की कड़ी में देखें, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे तो कितना उत्पादन हो रहा है, OM बिंदु का उत्पादन किया जा रहा है। फिर अब इस लकीर को हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा AR यानी कि जितना हम लोगों को मार्केट से प्राप्त होगा और इसी जितना हम लोगों ने लगाया है वो दोनों एक ही बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि हमारा लागत और हमारी आय दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर है मतलब सामान्य लाभ की दशा है। सामान्य लाभ की दशा है यानी सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी, यानी PP। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हम लोगों को लाभ का क्षेत्र नहीं मिलेगा, ना ही हानि का क्षेत्र मिलेगा। तो इसमें कुछ और ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि यानी थोड़ी सी हानि होती है और ये जो भी फर्म के उत्पादक रहते हैं उनको मार्केट से बाहर निकलने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि भविष्य में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके लिए प्रेरित करती है। और इसके बावजूद भी यानी न्यूनतम हानि को सहते हुए भी जो फर्म के उत्पादक होते हैं वो अपना उत्पादन जारी रखते हैं। इसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए सेम है, OX अक्ष, OY अक्ष, AR MR को MC काटते हुए ऊपर जाएगी, जिस बिंदु पर काटेगी वो E बिंदु साम्य का बिंदु कहलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे उत्पादन का निर्धारण होगा। E बिंदु से सीधे की ओर जो लकीर आप खींचेंगे नीचे की ओर OX अक्ष पर, वहाँ पर आपके उत्पादन का निर्धारण होगा, OM उत्पादन होगा। फिर अब E बिंदु से ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे तो E बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ने पर आपको आपकी जो औसत प्राप्त होने वाली आय है और जो आपने औसत लागत लगाई है उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोगों को AR जो है वो P प्राप्त हो रहा है और ये T बिंदु से नीचे है। T बिंदु किस पर प्राप्त होगा, AC पर, औसत लागत पर प्राप्त होगा। और AR क्या है, हम लोगों की औसत आय है। तो देख सकते हैं आप लोगों की लागत अधिक लग रही है और हम लोगों को फायदा जो है वो कम हो रहा है, यानी हम लोगों को क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो इस T और P के बीच का क्षेत्रफल जो है ये न्यूनतम हानि है। RSTP जो है यहाँ पर न्यूनतम हानि का क्षेत्रफल कहलाएगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है समझाने लायक। चित्र को अब आप लोग एकदम आराम से डील कर सकते हैं। 3 वीडियो से हम लोग यही करते आ रहे हैं, तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अल्पकाल में तो समझ आ गया भाई कि ऐसे 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 निर्धारण होगा। अब देखना ये है कि दीर्घकाल में क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग बाकी उसमें देखें, चाहे एकाधिकार में देखें या पूर्ण प्रतियोगिता में देखें, तो दोनों में अलग अलग है। तो अब बात ये होती है कि इसमें दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण कैसे होगा, अधिसामान्य लाभ होगा या सामान्य लाभ मिलेगा या फिर हानि होगा। वैसे हानि कभी नहीं होती है दीर्घकाल में, ठीक है, तो हानि का ऑप्शन बिल्कुल डिलीट कर दें। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा या सामान्य लाभ। तो दीर्घकाल में भी एक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, अतः एक फर्म
उस समय साम्य की अवस्था में होती है जहां उसकी सीमांत आय MR, सीमांत लागत MC एक दूसरे के बराबर होती है। दीर्घकाल में पूर्ण साम्य संभव होता है। दीर्घकाल में पूर्ण साम्य प्राप्त करने के लिए समूह में सम्मिलित फर्मों में दो प्रकार के समायोजक हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं भाई? निर्धारित मूल्य पर विभिन्न फर्मों द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कुल पूर्ति। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेट डिसाइड हुआ है उस पर जो है विभिन्न फर्मों द्वारा अपनी जो भी वस्तुएं बेची जा रही हैं उसकी कुल पूर्ति उपभोक्ताओं की कुल मांग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया कि जो भी मार्केट में उस वस्तु की जितनी मांग है उसको पूरा किया जाए और जो पूर्ति है उसको मांग के अनुसार समायोजित किया जा सके। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें कि फर्मों के प्रवेश बहिर्गमन से पूर्ण साम्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि फर्में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कुछ सीमाएं तक की अपने हिसाब से उसका मूल्य लगा करके कीमतें वसूल कर सकती हैं। किंतु जब प्रत्येक फर्म अपने उत्पादन और वस्तु के मूल्य को इस प्रकार समायोजित करती है कि उसकी MC और MR जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। यदि फर्मों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की कुल पूर्ति S उसकी मांग D की तुलना में अधिक है तो फर्मों को अपनी वस्तु के मूल्य को इच्छित मात्रा में बेचने के लिए मूल्य घटाने होंगे। मूल्य में कटौती उस समय तक की चलती है जब तक कि सीमांत आय MR और उसकी सीमांत लागत MC एक दूसरे के बराबर ना हो जाएं तथा वस्तु की कुल पूर्ति S और मांग T भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं वो उद्योग या समूह में प्रवेश कर सकती हैं और उसको अपनी इच्छा अनुसार कभी भी छोड़कर निकल सकती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अब देखते हैं नीचे वाली लाइंस, उसमें क्या है। अतः फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की इस विशेषता के कारण दीर्घकाल में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर पाती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत फर्में और समूह में सम्मिलित सभी फर्में साम्य की स्थिति को प्राप्त होती हैं। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। रेखा चित्र देख लिया जाता है सीधा यहाँ पर। ठीक है, उत्पादन है OY पर आय लागत मूल्य। ठीक है, इतना सबको पता है। अब जल्दी जल्दी फटाफट दोबारा से 100 साल से जो हम लोग जान रहे हैं इतना बार वीडियो करके उन सब चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा, LMR को LMC नीचे से काट कर ऊपर जाएगी, जहाँ काटेगी वहाँ E बिंदु होगा। फिर इसके नीचे की ओर हम लोग लाइन खींचेंगे तो हम लोग को उत्पादन पता चल जाएगा, यानी OM आ जाएगा। फिर इसके ऊपर खींचेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोगों की जो यहाँ पर औसत आय है और यहाँ पर औसत जो लागत है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। और ये लाइन भी ठीक उसी के सामने मिल करके जा रही है, यानी कि हम लोगों को जो लागत है और जो आय है वो दोनों एक दूसरे के बराबर प्राप्त हो रही है। दोनों एक दूसरे के बराबर प्राप्त हो रही है यानी मतलब क्या है, यहाँ पर P लिखा जाएगा, यानी वहीं पर कीमत का वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को सामान्य लाभ मिलेगा, ना कोई ज़्यादा लाभ मिलेगा ना कोई हानि होगी। एक नॉर्मल स्टेटस बना रहेगा कि जितना हम लोगों ने लगाया है उतना हम लोगों को उस उद्योग से वापस मिलते रहेगा। और फिर बस इतने पर ही हम लोगों का आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता।